क्योंकि आज का हमारा लेसन है ग्रुप 7 के कुछ एलिमेंट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेकंड हम बात करेंगे हैलाइड्स आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या स्ट्रेंथ होती है। और इसी तरह सिमिलरली हैलोजन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करते हैं, और रिएक्शन ऑफ हैलाइड आयन विद एक्वा सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे जिसको हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 हमारे पास एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटीन। ये हमारे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ग्रुप 7 में बेसिकली डाउन द ग्रुप एक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम अप द ग्रुप जाएं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। रीजन सिंपल सा ये है कि जो ऊपर का एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने जा रहे थे। सबसे पहले रिलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 7 के जितने भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, वो है NH2 NP5, मतलब वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद होगा 3s2 एंड 3p5। अगर आप देखें लास्ट में जो ये वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल के अंदर जो टोटल ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी के बावजूद इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैक्सिमम 7 है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो सिमिलरली मुझे इसी तरीके से ही वैलेंस शेल में मैक्सिमम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि अगर मैं ब्रोमीन की लिखता तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आती है 4s2 एंड 4p5। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए। वैसे ये जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। -1 ऐसे है कि ये हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की जैसे कि अभी हमने देखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3s2 3p5, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है 3s2 3p6। तो तमाम के तमाम हेलोजेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 वाली बहुत कॉमनली दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों एलिमेंट्स +1 +3 +5 +7, इवन इंस्टाटीन भी जो कि इतना कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये भी +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये उस वक्त जब इनके कंपाउंड्स ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ मिलकर बने हुए हो, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो होती है। बेसिकली याद रहे कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। और ये भी नॉन मेटल्स हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव होती है। इन शॉर्ट हमारे पास जो भी इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही आना है, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। और अगर आपको ये भी याद हो कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास एक जनरल आइडिया ये होता है कि हम ये काउंट करते हैं कि एक एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं एग्जांपल वही क्लोरीन वाली लूँ, क्लोरीन का जिसका एटॉमिक नंबर 17 था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल की थी वो क्या थी, 3s2, ठीक है, एंड 3p5। अगर मैं इसको हुंट रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो इसका होगा हमारे पास 3s2, ठीक है, और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको अगर याद हो, 3px, 3py एंड 3pz। तो अगर मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को मूड रूल के अकॉर्डिंग फिल करूं तो मेरे पास ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसने ऑक्सीजन के साथ पेयरिंग की भी है और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस वक्त जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लोरीन की वो +1 होगी। लेकिन अगर किसी तरीके से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गए, उसका क्या रीज़न है। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के पास जो है वो एम्प्टी 3D ऑर्बिटल भी होता है। ये क्लोरीन का केस में बता रहा हूँ। और 3D ऑर्बिटल के पास अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके पास 5 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं।
अब अगर हम इसको हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं, यानी कि अगर क्लोरीन हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने यहाँ से जंप करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके ये कहाँ जाएगा, थ्री डी ऑर्बिटल में जाएगा। अब अगर ये थ्री डी ऑर्बिटल में जाएगा, अब आप देखें, अब आप काउंट करें कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद हो गई है थ्री। और इस कंडीशन में अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन या फ्लोरीन से, तो फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट प्लस थ्री शो होगी। सिमिलरली अगर हम थोड़ा और इसको हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं और ये जो थ्री पी एक्स वाला जो पेयर था ये भी अनपेयर हो जाता है, तो अब आप काउंट करेंगे तो आपके पास फाइव अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मतलब फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और अगर फर्दर लास्ट में ये थ्री एस, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में अनपेयर्ड हो सकते हैं, तो इस तरह अब हमारे पास टोटल अगर आप काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन सेवन बॉन्ड बना सकता है अपने सराउंडिंग में अगर ऑक्सीजन या क्लोरीन आ जाए, लेकिन उस केस में क्लोरीन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया था रीजन के साथ कि कैसे हेलोजेंस जो स्पेसिफिकली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन किया। फर्दर थोड़ा इसको अगर समराइज करें कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यानी कि फ्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ माइनस वन है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न ये है कि इसके पास कोई थ्री डी एम्प्टी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि इन द केस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टार्टीन में आप ये देख सकते हैं कि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के रीज़न एक ही है, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हैलाइड आयन एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन सबसे पहले हमें समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। इसकी एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन जो हम याद रखते हैं वो यही है कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों की रिडक्शन मतलब दूसरों के इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है और खुद की ऑक्सीडेशन होती है। मैंने यहाँ ये डेफिनेशन इसलिए दी कि यहाँ पर जो मेनली हमें नज़र आएगा कि वो तमाम के तमाम रिडक्शन प्रोसेस वही हो रहे होंगे कि एक हैलाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद न्यूट्रल हो रहा होगा, और तो इस वजह से ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर हम इस ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर को समझें, देखें इलेक्ट्रॉन लूज वही करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी। अगर हम देखें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत इन सबसे ज़्यादा है। मतलब आयोडीन और ब्रोमीन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो आयोडीन आसानी से क्लोरीन ब्रोमीन यानी कि को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन को भी दे सकता है और क्लोरीन को भी दे सकता है, जबकि ब्रोमीन आयोडीन को नहीं दे सकता। इन शॉर्ट आयोडीन कैन रिड्यूस ब्रोमाइड क्लोराइड क्लोराइड या क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन, बट आयोडीन को कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फिर कौन सा हुआ, आयोडीन हुआ। अच्छा, अब हम अगर आप ब्रोमाइड आयन की बात करते हैं तो ब्रोमाइड आयन सिमिलरली जो है अगर इसी चेन के रिस्पेक्ट से देखें, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है कम है, तो ये क्लोरीन को रिड्यूस कर सकता है और सिमिलरली फ्लोरीन को कर सकता है, लेकिन क्लोरीन या फ्लोरीन ब्रोमीन को रिड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह से लास्टली जब अगर हम सिर्फ क्लोराइड आयन की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, लेट सपोज हमारे पास है एन ए सोडियम आयोडाइड है, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ लेट से क्लोरीन गैस से, ठीक है, तो अब होगा क्या, क्लोरीन गैस न्यूट्रल हालत में है और आयोडाइड सोडियम आयोडाइड में आयोडीन जो है वो एक आयनाइज फॉर्म में है और इस पे माइनस वन चार्ज है, ठीक है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं इस वक्त, आयोडाइड आयन के। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बन जाएगा क्लोराइड आयन, ठीक है। जब वो क्लोराइड आयन बनेगा तो जो आयन है यहाँ पर हमारे पास जो है वो सोडियम आयन है, तो वो सोडियम आयन के साथ अटैच होगा, तो ये हो जाएगा NaCl बन जाएगा। जबकि जो आयोडीन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो यानी कि आयोडाइड था पहले और वो आयोडीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर माइनस वन से ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, जीरो में, तो इसकी क्या हुई, इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई, जबकि इसने क्लोरीन की क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। तो ये यहाँ पर एक्ट हुआ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली सोडियम आयोडाइड इजीली Br2 के साथ यही करके इसको NaBr और खुद को आयोडीन में कन्वर्ट कर लेगा, या NaI
F2 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो इसको कन्वर्ट कर देगा NaF प्लस I2। अच्छा, इसको बैलेंस अगर मैं करना चाहूँ तो बैलेंस भी कर देते हैं। ये हमारी बैलेंसिंग है, क्योंकि मेरा मेन फोकस इसकी लॉजिक एक्सप्लेनेशन में बैलेंसिंग का वही रोल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को इस तरह से लिखने की कोशिश करें, यानी कि अगर मैं NaCl को रिएक्ट करवाऊँ आयोडीन से, तो देर विल बी नो रिएक्शन। रीज़न वही है कि ये क्लोराइड आयन आयोडीन को, जो कि इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है, कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो आपके सामने जो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है वो आयोडाइड की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये मेरे हाल में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब ये जो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो जो आयोडाइड्स हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कैसे कि अगर हम सोडियम हमारे पास लेट्स सपोज है सोडियम क्लोराइड, इसका अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होता है। हमारे पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट बनता है, और हमारे पास क्या कहते हैं HF एक प्रोडक्ट मिलता है। सिंपल एक एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर आप सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, इससे हमारे पास भी हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और HCl गैस बनती है। अच्छा, इस रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन है, ये इन्होंने एक सिंपल रिएक्शन शो किया है, कोई रिडक्शन प्रॉपर्टी शो नहीं की। लेकिन उसके अलावा अगर हम सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, तो इनिशियली तो हमें वही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, साथ में हमें मिलता है HBr। ये HBr एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये फर्दर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये सल्फ्यूरिक एसिड को बेसिकली रिड्यूस कर देता है SO2 गैस में, ठीक है, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर Br2 में चेंज होता है। इन शॉर्ट हम कहना चाहिए, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट पे काम कर रहा था, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ये क्या करेगा दूसरे की, ये क्या करेगा, ये रिडक्शन कर देगा और हमें एक और प्रोडक्ट मिलती है H2। ठीक है, ये इस तरीके से हमें ब्रोमीन के बेसिकली ब्राउन फ्यूम सीन होते हैं इस सारे के सारे रिएक्शन के अंदर, जो कि ये इस चीज़ का एविडेंस है कि हमारे पास जो ब्रोमाइड है इसने रिडक्शन का प्रोसेस किया। और लेकिन अगर हम इसी तरीके से आयोडीन की बात करें, यानी कि आयोडाइड आयन की, तो आयोडाइड की तो यही प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो और ज़्यादा रिडक्शन होती है। वो कैसे, देखिए हमारे पास पहला स्टेप तो वही है। पहला स्टेप तो मैं एक किसान देखूंगा कि सोडियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और एक सिंपल वही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है पहले स्टेप में, और हमें HI मिलता है। देखिए ये HI वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। HI की बहुत सारे रिएक्शन, मतलब ये फर्दर H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो हमें कुछ इस तरह से भी मिलता है, यानी कि SO2 गैस मिलेगी, और आयोडीन के यानी कि पर्पल फ्यूम्स मिलेंगे और H2O मिलेगा। ये भी हो सकता है कि ये HI H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फर बना दे। ये इसको सल्फर में भी ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडाइज कर सकता है, सॉरी ऑक्सीडाइज मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, रिड्यूस कर सकता है। और एक और HI का भी प्रोडक्ट है, मतलब हमें तीन टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये इसको H2S में भी रिड्यूस कर देता है। और यानी कि बेसिकली एविडेंसेस जो है वो इस आयोडीन के पर्पल फ्यूम्स के अलावा SO2 गैस की प्रोडक्ट के होने की एविडेंसेस भी मिलते हैं, सल्फर येलो सॉलिड के भी, और H2S जो कि एक रोटन एग की बैड स्मेल, मतलब ये सारी प्रोडक्ट मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोडाइड आयन है वो सल्फ्यूरिक एसिड को इन तमाम टाइप की प्रोडक्ट में रिड्यूस कर रहा है, और खुद वो ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन जो कि पर्पल कलर का सॉलिड है, वो बेसिकली इनिशियली जब बनता है तो पर्पल फ्यूम्स की गैस
ठीक है। कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऊपर के जितने भी रिएक्शंस थे उन सारे रिएक्शंस में हम देख रहे थे कि रिडक्शन हो रही है। मैं इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पे फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन ये वही सेम रिएक्शंस हैं। यहाँ पर अगर एक एलिमेंट जो है वो जैसा कि मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ, जैसे कि क्लोरीन, उसके नीचे मैंने लिखा था क्लोराइड, उसके बाद था ब्रोमाइड, उसके बाद था आयोडाइड। तो आयोडाइड के बारे में मैंने ये कहा था, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके बारे में मैंने कहा था ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर इसका अपोजिट अगर हम देखें, तो जो कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो आयोडीन होगा वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब अगर हम इन्हीं हेलोजेंस को ऑक्सीडेशन के टर्म में देखें, तो हमें इन्हीं हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर क्लोरीन जो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, ठीक है, और ज़ीरो से ये हो रही है -1, ठीक है। इसका मतलब है इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन लूज करवाया था और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन जो है सेम काम कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो बेसिकली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ब्रोमीन में देखें, ब्रोमीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन आयोडाइड से, तो ये आयोडीन के साथ भी सेम यही काम करेगा। और आयोडीन, लेकिन अगर हम आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम है, तो इस वजह से हमारे पास ये केस आएगा। तो खैर, ये एक जनरल रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास जो यही हेलोजेंस हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी तौर पे काम आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और एलोब्रेटेशन में करूँगा। ये जो हमारे रिएक्शन है, इसको थोड़ा इन जनरल टर्म में, जैसे कि अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं ऐसे सोल्यूशन में से जिसमें ब्रोमीन आयन मौजूद हो, तो क्या होगा, ब्रोमीन गैस मिलती है, मतलब हमें ऑरेंज फ्यूम्स बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी तरीके से एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आयोडाइड आयन है, उसमें से क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो हमें पर्पल आयोडीन फॉर्म होता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन और हेलाइड्स आयन विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। ये एक कॉमन सा लैब के रिएक्शन है। मतलब सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, तो फिर क्या होता है, तो बेसिकली हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है। और सिल्वर क्लोराइड के जो हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स होते हैं, और हमें सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल का सा हमारे पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि कोई भी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सोडियम क्लोराइड हो, ये पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्लोराइड आयन हो, वो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करें तो हमें AgCl एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जिसमें ब्रोमाइड आयन हो, वो अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, तो हमें सिल्वर ब्रोमाइड के प्रोडक्ट हासिल होगी, जो कि ऑफ वाइट या क्रीम कलर के, मतलब हम इसको डल भी कह सकते हैं, कि डल वाइट कह लें आप, या क्रीम कलर की पीपीटी प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें। मतलब वो कलर वाइट कलर से थोड़ा सा डल होता है, और हमें क्लियर नज़र आता है कि वो प्योरली वाइट नहीं है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है और हमें यहाँ पर नाइट्रेट आयन मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास आयोडाइड आयन है, वो अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, तो हमें क्लियरली सिल्वर आयोडाइड जो कि येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और हमें ये तीसरा आता है। अच्छा, इन तीनों रिएक्शंस का मेन पर्पस क्या होता है, मतलब इन तीनों टाइप के रिएक्शन में, इन तीनों से हमें थ्री डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। उन प्रेसिपिटेट के कलर से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा आयन। मतलब अगर हमें वाइट पीपीटी मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसमें क्लोराइड है, और अगर
हमारे पास ऑफ वाइट कलर की पीपीटी मिलती है तो ब्रोमाइड है, और अगर येलो पीपीटी मिलती है तो आयोडाइड है। तो इस तरीके से कि हमारे सारे कॉमन रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।